स्वागत है आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भाग होते हैं। तो आज के इस टॉपिक पे हम वाच्य को पढ़ेंगे एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार ट्रिक के साथ, जो हमें बहुत ही अच्छे से याद हो जाए और हम कभी वाच्य को भूले ना। और फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे भी इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं सबसे पहले वाच्य। वाच्य का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। इसमें क्या होगा, कर्ता, क्रिया और भाव की जो प्रधानता होगी उसी को हम क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य होता है और तीसरा भाववाच्य होता है। तो फ्रेंड, ये हमारे 3 वाच्य हुए। अब हम एक एक भाग को हम पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तीनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे पूरा डिटेल में और एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। ठीक है फ्रेंड, तो आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहला नंबर हमारा है कर्तवाच्य। ठीक है, वाच्य का हमारा सबसे पहला जो भाग है वो है कर्तवाच्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं कर्तवाच्य का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, इसमें कर्ता का प्रधानता होता है। कर्तवाच्य में क्या होता है, कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, प्रधानता होती है। ठीक है, तथा क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया का लिंग क्या होता है, कर्ता के अनुसार होता है। ये तो हमारा हो गया कर्तवाच्य का परिभाषा। अगर हम ये चाहते हैं, अगर कि हमें परिभाषा ना याद करना पड़े और हमें उस वाक्य को हम जान जाएं, तो आप सिर्फ अपने माइंड में क्या रखिएगा, सिर्फ अपने माइंड में आप ये रखिएगा कि कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह आया हो या फिर शून्य कारक चिन्ह आया हो। ठीक है, ने कारक चिन्ह हो या फिर शून्य कारक चिन्ह आया हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कर्तवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से कि आखिर में कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह और शून्य कारक चिन्ह क्या होता है। ठीक है, देखिए, बच्चे ने सेब खाया, बच्चे ने सेब खाया। तो ये देखिए, मैंने क्या कहा, कर्ता के बाद ने कारक चिन्ह आया हो, तो इसमें कर्ता कौन है, बच्चा है। ठीक है, सेब खाने का काम कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। और उसके बाद कारक चिन्ह हमारा यहाँ पर ने है, तो इसके बाद क्या आया, हमारा कारक चिन्ह ने आया। तो बच्चे ने सेब खाया, तो ये हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। ओके, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। सीता किताब पढ़ती है, सीता किताब पढ़ती है। अब आप कहेंगे इसमें तो ने है ही नहीं, कारक चिन्ह हमारा ने तो है नहीं, तो कारक चिन्ह न आना ही क्या होता है, शून्य कारक चिन्ह होता है। कारक का न आना ही क्या होता है, शून्य कारक चिन्ह होता है। जैसे सीता किताब पढ़ती है, सीता कर्ता हो गई, कर्ता के बाद यहाँ पर कोई कारक चिन्ह आया क्या, नहीं आया ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, शून्य कारक चिन्ह कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, शून्य कारक चिन्ह कहेंगे। तो भी ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, राम घर जा रहा है। ठीक है, जाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। राम इसमें क्या होगा, कर्ता होगा। ठीक है, किसी भी वाक्य में हम सबसे पहले किसकी पहचान करते हैं, कर्ता की पहचान करते हैं। ठीक है, तो राम घर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए, राम के बाद यहाँ पर कोई कारक चिन्ह आया है क्या, नहीं आया है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, शून्य कारक चिन्ह कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य कारक चिन्ह कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं और कर्मवाच्य का परिभाषा क्या होता है, आइए देखते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कर्तवाच्य में क्या था, कर्ता की प्रधानता थी, उसी प्रकार से कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है, तथा क्रिया के लिंग और वचन किसके अनुसार होगा, इसमें कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा। तो फ्रेंड, ये तो हो गया हमारा कर्मवाच्य की परिभाषा। लेकिन अगर हमको परिभाषा नहीं याद करना है तो
क्या हमको सिर्फ अपने माइंड में बस आप इतना रखिएगा कि कर्ता के तुरंत बाद अगर के द्वारा कारक चिन्ह आया हो, के द्वारा कारक चिन्ह आया हो, या फिर जो कर्ता होगा वह निर्जीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्जीव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्जीव होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, राम के द्वारा पत्र लिखा गया। राम के द्वारा पत्र लिखा गया। मैंने अभी आपको क्या बताया कि कर्ता के तुरंत बाद, इसमें कर्ता कौन है? राम है। कर्ता कौन है? राम है। तो कर्ता के तुरंत बाद क्या आया हो? के द्वारा आया हो या कर्ता निर्जीव हो। तो इसमें क्या आया है? के द्वारा। यहाँ पर हमारा कारक चिन्ह क्या मिला? के द्वारा मिला। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। अब यहाँ पर है पतंग उड़ रही है और सड़क बन रही है। अब यहाँ तो आपको कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि आप कहेंगे कि इसमें कारक चिन्ह भी नहीं है और कर्ता ये पतंग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्तवाच्य हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पतंग है वो सजीव है। क्या सजीव नहीं ना है? ये क्या है? निर्जीव है। और मैंने आपको ट्रिक क्या बताया कि अगर आपका कर्ता निर्जीव हो तो भी आपका क्या हो जाएगा? वो कर्मवाच्य होगा। ठीक है, पतंग उड़ रही है तो पतंग अपने आप से नहीं उड़ती है। इसे उड़ाने वाला कोई मनुष्य होता है, सजीव कर्ता होता है, जो यहाँ पर वो क्या है? लोप है वो, उसको यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? निर्जीव है। ये सजीव नहीं है, पतंग सजीव नहीं है, निर्जीव है। ये अपने आप से नहीं उड़ता, या तो ये हवा के माध्यम से उड़ेगी या तो इसे कोई मनुष्य उड़ाएगा। ठीक है, तो जब हमारा वाक्य में कर्ता निर्जीव होता है तो भी हमारा वो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। सड़क बन रही है। सड़क बन रही है, ये बताइए सड़क हमारा सजीव होता है क्या? सजीव है? नहीं ना, ये हमारा क्या है? निर्जीव है। ठीक है, ये क्या है? निर्जीव है। सड़क अपने आप से नहीं बनती है, सड़क को कोई मनुष्य बनाता है, कोई ठेकेदार बनवाता है। ठीक है, तो ये क्या हो? बनाने वाला क्या होता है? उसे मनुष्य होता है, जो कार्य करते हैं, वर्कर जो होते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, अपने आप से नहीं बनती है। तो मैंने ट्रिक क्या बताया? या तो आपके कर्ता क्या हो? कर्ता के बाद के द्वारा आया हो, या तो आपका जो कर्ता है वो क्या होना चाहिए? निर्जीव होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? चलिए आगे देखते हैं भाववाच्य को। ठीक है, नंबर हमारा है भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? तो आइए परिभाषा देखते हैं। इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्या होती है? भाव की प्रधानता होती है। तो फ्रेंड, जिस प्रकार से हमने कर्तवाच्य को पढ़ा तो उसमें कर्ता की प्रधानता थी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता थी, लेकिन भाववाच्य में मेन फोकस इस पे क्रिया पर होगी, इसमें क्रिया की प्रधानता होगी। हमने कुछ उदाहरण भी लिखा हुआ है, अभी हम इस उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम अगर परिभाषा को नहीं हमें याद करना है तो हमें बस इतना अपने माइंड में रखना है कि कर्ता के तुरंत बाद क्या? कर्ता के तुरंत बाद से कारक चिन्ह आया हो। क्या आया हो? से कारक चिन्ह आया हो, या तो यह अपने वाक्य में नकारात्मक यानी नहीं का शब्द लिए हुए अपने वाक्य में आते हैं। जैसे देख सकते हैं, मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। इसमें मेन फोकस क्या है? पढ़ने पे कि उसको पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, और इसमें हमारा जो कारक चिन्ह क्या मिल रहा है? से मिल रहा है, और यहाँ पर नहीं है। तो यह ऐसे भाववाच्य जो होते हैं वह अपने वाक्यों में अक्सर नहीं शब्द को लिए हुए आते हैं। जैसे
रोगी से बैठा नहीं जाता, रोगी से बैठा नहीं जाता। तो इसमें कर्ता के तुरंत बाद क्या आया, से कारक चिन्ह आया, और इसमें नकारात्मक शब्द लिए हुए, मतलब नहीं शब्द का लिए हुए आना ही हमारा क्या होता है, भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, और इसमें मेन फोकस क्या होता है, बैठने पे, मतलब बैठा नहीं जा रहा है, इसकी क्रिया पर मेन फोकस है। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा हमारा जो उदाहरण है, बालक से पढ़ा नहीं जाता, बालक से पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें भी हमारा कारक चिन्ह क्या मिल गया, से मिल गया, और वाक्य में नकारात्मक शब्द लिए हुए आया, तो ये हमारा क्या हो गया, भाववाचक। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का टॉपिक वाच्य, जिसे हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा। फ्रेंड, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्यार भरा नमस्कार।